नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज मैं आप पे चर्चा करेंगे। इस सप्ताह यानी 29 मई 2022 से लेकर 5 जून 2022 तक के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं इस सप्ताह के, वो दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज चलती है, इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जिसका हमारी एप्लीकेशन नहीं है, निःशुल्क एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी रंजना प्रकाश देसाई द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में निम्न में से उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया है। देखो, माउंट मकालू कहाँ है, तो यह है आपका नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच स्थित है माउंट मकालू, यानी नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है माउंट मकालू। और उत्तराखंड की पर्वतारोही है सविता कंसवाल, उत्तरकाशी जनपद की हैं सविता कंसवाल ने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया है। और कुछ दिनों पहले दोस्तों 12 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतह किया था, और उसके जस्ट बाद इन्होंने माउंट मकालू का भी सफल आरोहण किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाता है। तो उत्तरकाशी के लोथरू गांव निवासी पर्वतारोही सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट के बाद 15 दिन के अंदर माउंट मकालू का सफल आरोहण कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। सविता कंसवाल ने 12 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा यानी माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह कब किया था, 12 मई को, 12 मई 2022 को। इसके बाद इन्होंने माउंट मकालू पर आरोहण किया और 15 दिन के अंदर दोनों पर्वतों पर आरोहण कर उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और कहाँ की हैं सविता कंसवाल, उत्तरकाशी जनपद के लोथरू गांव की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर कौन बना है। तो केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला जो पहला ऑपरेटर बना है वो बना है रिलायंस जियो। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर कौन बना है। तो केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला जो पहला ऑपरेटर बना है वो बना है रिलायंस जियो, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला जियो पहला ऑपरेटर बन गया है। रविवार को केदारनाथ धाम में बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने केदारनाथ धाम में रिलायंस जियो सेवा का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही चारों धामों तथा हेमकुंड साई में भी जियो की 4G नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हो गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता यानी डीए है वो लगभग 3% बढ़ा दिया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता देती है, जिसे डीए कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, निकाय, निगम, अशासकीय स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 3% बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों के प्रतिमाह के वेतन में 1,000 से लेकर 6,000 रुपये तक का इजाफा होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए दोस्तों एक पैनल का गठन किया गया है। उत्तराखंड में कई दिनों से बात चल रही है कि समान नागरिक संहिता यहाँ पे लागू की जाएगी, तो उसके लिए अब उत्तराखंड सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। यहाँ पे एक पैनल का गठन किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, अब देखो इस समान नागरिक संहिता से दोस्तों हर एग्जाम में लगभग जितने भी आजकल एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड में, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बना था, चाहे वो अपर पीसीएस का हो, चाहे वो आजकल डीएलएड का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक प्रश्न यहाँ से बना था। क्योंकि करंट अफेयर्स ये करंट में चल रहा है, एक इम्पोर्टेंट बहुचर्चित मुद्दा है ये, तो इसको आप डिटेल्स में आपको जरूर पढ़ना है। और इसको मैंने आपको पॉलिटी में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा रखा है, जो हमारी पॉलिटी सीरीज चली थी उसमें इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा की गई है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर अब आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, जो वर्तमान में भारत की परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं, इस समिति की प्रमुख इनको बनाया गया है। यानी जो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया गया है, उस समिति की प्रमुख किसको बनाया गया है? न्यायाधीश रंजना देसाई जी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का कहां पर उद्घाटन किया है? तो विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधीनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात राज्य में यह तरल यूरिया नैनो संयंत्र 175 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? तो गरीब कल्याण सम्मेलन जो संबोधित किया गया है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, वो किया गया है शिमला शहर में। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है और यह देश भर में जिला मुख्यालयों, राज्य की राजधानी और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 हुआ, इसमें पदक तालिका पर जो भारत का स्थान है वो है पहले स्थान पर रहा है भारत। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण पदक है, 15 रजत पदक हैं और 5 हैं कांस्य पदक। शीर्ष 3 देशों की बात कर लेते हैं। पहले स्थान पर भारत है, 33 टोटल पदक जीते हैं भारत ने। दूसरे पे इटली है, 11 पदक इटली ने जीते हैं और तीसरे पे है पोलैंड। और इस आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन स्थल है सुहल, जो कि जर्मनी में स्थित है। तो ये भी आपको नोट करना है, कई बार आयोजन स्थल भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू हुआ है नई दिल्ली में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का उद्देश्य है जैविक खेती के महत्व को उजागर करना। इस कार्यक्रम को आइकोनिक्स इवेंट्स के सहयोग से सोसाइटी ऑफ हेल्थ, इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल द्वारा आयोजित किया गया है। और थीम क्या है इसकी? तो वो है प्रोफेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए लाभप्रदता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021, तो ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका
सही आंसर। ग्रीन हाउस गैस सघनता का स्तर वर्ष 2020 से 413.2 पार्ट्स प्रति मिलियन पहुंच गया है और यह अब तक का सर्वाधिक स्तर है। यह पूर्व औद्योगिक काल 1850 से 1900 के स्तर की तुलना में 149% दोस्तों क्या है अधिक है। ग्लोबल एनुअल एवरेज टेम्परेचर साल 2021 में पूर्व औद्योगिक काल के औसत की तुलना में 1.11 डिग्री सेल्सियस अधिक आंका गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। जो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 में ये यहाँ पे आंका गया है। उसके बाद महासागर ताप रिकॉर्ड स्तर पर है और महासागर के ऊपरी 2000 मीटर की गहराई तक तापमान का वर्ष 2021 में बढ़ना जारी रहा है। यह भविष्य में भी जारी रहेगा, इसकी संभावना है। और डेटा ये दिखाता है कि पिछले 2 दशकों में महासागरों के गर्म होने की स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के कुल वैश्विक उत्सर्जन का 23% महासागरों द्वारा सोखा जा रहा है। इससे महासागर अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन होता है, समुद्री जीवन व पारिस्थितिकी सेवाओं पर असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो भी दोस्तों ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें जो ग्लोबल है हमारा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज क्रिएट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए औसत समुद्री जल स्तर वर्ष 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वर्ष 2013 और 21 की अवधि में यह औसतन 4.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है। 1993 से लेकर 2002 की तुलना में जल स्तर में वृद्धि की यह दोगुनी रफ्तार है। इसकी वजह जमे हुए पानी की परतों को पहुंच रही क्षति में आई तेजी है। तो जो पानी जमा हुआ है तो उसकी जो परतें हैं वो यहाँ पे उसको भी कहीं ना कहीं इस जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी कारण क्या हो रही है, क्षति पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो आयु जो कि एक स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 की ये रिपोर्ट जारी की है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कुल सड़क हादसों में 18.46% की कमी आई है। ये काफ़ी बड़ी खुशी की बात है कि इतनी प्रतिशत यहाँ पे एक्सीडेंट के मामले में कमी आई है। यानी एक वर्ष के अंतराल में ही 2019 और 20 की तुलना अगर करें तो 2019 की अपेक्षा 2019 के सापेक्ष 2020 में 18.46% की कमी आई है रोड एक्सीडेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 है, 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में तंबाकू जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के सेवन में मृत्यु को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहली बार यह दिन 7 अप्रैल को मनाया गया था, लेकिन इसके बाद 31 मई 1988 को इसका प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम अगर बात करें 2022 की, तो WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के लिए 2022 के वैश्विक अभियान की घोषणा की है और थीम क्या है? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। और आज दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस भी है 5 जून को। तो देखो क्या है यहाँ पे थीम आपको पता चल गई है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की, तंबाकू थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, यानी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक बंदर की प्रजाति पाई गई है जिसका नाम रखा गया है सेलापास के नाम पर।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की है और सेला दर्रे में पाए जाने के कारण इसका नाम सेला मकाक या मकाका सेलाई रखा गया है। तो सेला पास, पास यानी दर्रा, दर्रे को पास भी कहते हैं। तो सेला पास या सेला दर्रे में पाए जाने के कारण इस बंदर की प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? सेला मकाक या मकाका सेलाई। तो इस वीक के दोस्तों इतने ये इंपॉर्टेंट जो भी इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके। तो इस वीक की ये हो चुके हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।